नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। मैं हूं दीपक यादव। जी बिजनेस की मुहिम ऑपरेशन हफ्ता वसूली का बड़ा असर हुआ है। सरकार फर्जी तरीके से लोन देने वालों और फिर उनकी वसूली के लिए गैर कानूनी तरीके अपनाने वालों पर सख्ती करने जा रही है। सरकार एक कानून लाने जा रही है जिसके तहत ऐसे लोगों पर न सिर्फ जुर्माना लगेगा बल्कि जेल भी भेजा जाएगा। आज हम बात करेंगे क्या प्रस्तावित कानून काफी है या कुछ और करने की जरूरत है। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। लोन वसूली का दिल दहला देने वाला सच। यहाँ छोटे लोन देने वाली कंपनियों की गुंडागर्दी लॉकडाउन के सभी नियमों और निर्देशों की धज्जियां उड़ा रही है। इंस्टेंट लोन देने वाली कंपनियों का टॉर्चर। नहीं समझते क्या? आगे गाली देना पड़ेगा क्या? जी बिजनेस के स्टिंग ऑपरेशन में सच आया सामने। हमारा अधिकारी जल्दी पेमेंट कर। भिखारी है तो फिर लोन क्यों दे रहे हैं आप? ऑपरेशन हफ्ता वसूली में दिखाया लोन ऐप का टॉर्चर। होगा तो तुम्हारा बजेगा बैंक और तब देखते हैं कि तुम्हें पूरे महाराष्ट्र में कौन लेता जाओगे। क्या मुंबई महाराष्ट्र ये देश आपके बाप का है कि हम कहीं आपको जॉब नहीं लगने देंगे? जी हां, जी बिजनेस की मुहिम के बाद देश ने जाना कि कैसे इंस्टेंट पर्सनल लोन के नाम पर भोले भाले लोगों को फंसाया जा रहा है और फिर लोन रिकवरी के नाम पर कैसे उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। आगे गाली देना पड़ेगा क्या? जी बिजनेस के मुहिम के बाद आरबीआई और सरकार ने कई कदम उठाए, लोगों को राहत भी मिली, लेकिन अब सरकार इन सूदखोरों को सबक सिखाने की तैयारी में है। ऐसे शातिरों से निपटने के लिए केंद्र सरकार नया कानून लाने जा रही है। वित्त मंत्रालय के फाइनेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट ने बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड लेंडिंग एक्टिविटीज यानी बुला नाम के इस बिल का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। नए नियमों के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति या कंपनी किसी को लोन दे रही है तो बिना आरबीआई की मंजूरी के लोन देने या ट्रांजैक्शन करना गैर जमानती अपराध माना जाएगा। ऐसा करने वालों के लिए जुर्माने के साथ जेल की सजा का प्रस्ताव किया गया है। हालांकि इस प्रस्तावित बिल में अपने जान पहचान या रिश्तेदारों को कर्ज देने वालों को शामिल नहीं किया गया। इस प्रस्तावित बिल में कठोर कानून का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक का मकसद डिजिटल लोन सेक्टर क्षेत्र में अनियमित गतिविधियों को रोकना है। दरअसल फर्जी लोन कंपनियां भोले भाले लोगों को फंसाने के लिए लुभावने ऐड देती हैं, साथ ही फोन कॉल और मैसेज के जरिए आसानी से लोन देने का वादा करती हैं। जैसे ही कोई इनके जाल में फंसता है फिर शुरू होता है टॉर्चर का खेल और इनके टॉर्चर से तंग आकर कई बार तो लोग आत्महत्या तक करने पर मजबूर हो जाते हैं। अब प्रस्तावित कानून ऐसे सूदखोरों से आम लोगों के लिए रक्षा कवच का काम करेगी। प्रस्ताव में कहा गया है कि जो कोई इस कानून का उल्लंघन करते हुए लोन देता है तो उसे कम से कम 2 साल कैद की सजा दी जाएगी। ये सजा 10 साल तक बढ़ाई जा सकती है। इसके साथ ही 2 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। प्रस्तावित मसौदे के मुताबिक केंद्र सरकार और राज्य सरकारें नियम बना सकती हैं। साथ ही केंद्र सरकार को अथॉरिटी बनाने का अधिकार होगा जो लेंडर्स का डाटाबेस तैयार करेगी। इस अथॉरिटी को सुविधा देनी होगी कि लोग ऑनलाइन लेंडर्स के बारे में पता लगा सकें। प्रस्तावित मसौदे में वसूली के लिए गैर कानूनी तरीकों के इस्तेमाल पर भी सजा का प्रावधान है। रिकवरी के लिए गैरकानूनी तरीकों के इस्तेमाल पर 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। अगर मामला कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक फैला है तो मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी। सरकार ने बुला यानी बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड लैंडिंग एक्टिविटीज विधेयक पर सभी स्टेक होल्डर्स से 13 फरवरी तक सुझाव मांगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट जी। तो जी बिजनेस की मुहिम के बाद सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए इस पर कड़ा कानून लाने की तैयारी कर रही है। इस पर जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने सरकार के इस कदम की तारीफ की है। आपको सुनाते हैं। मुझे याद आता है अप्रैल 2020 का वो समय जब लॉकडाउन के बाद लोगों के कामकाज छूट गए, कमाइयाँ बंद हो गई। उस समय पर्सनल लोन और स्पेशली ये डिजिटल लोन ऐप जो लोन बांटती थी बिना किसी सिक्योरिटी के, जो पर्सनल लोन भारी भरकम इंटरेस्ट पर देती थी, उनके लोगों ने रिकवरी करने के लिए जो गुंडागर्दी की, स्पेशली 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपये के छोटे छोटे लोन लेने वाले लोगों के साथ, और एक के बाद एक कई कंप्लेंट्स हमें आई और उसके ऊपर हमने मुहिम शुरू की और हमने स्टिंग ऑपरेशन किया और वो ऑपरेशन था ऑपरेशन हफ्ता वसूली अप्रैल 2020 में। उसका बड़ा असर हुआ, थोड़ी गुंडागर्दी कम हुई, एक्शन हुआ, आरबीआई ने भी काफ़ी एक्शन किए, गाइडलाइंस बनाई। उसके बाद हमने देखा कि मामले ख़त्म नहीं हो रहे, कहीं कहीं फिर से बढ़ रहे, तो हमने और तह में जाके ये जानने की कोशिश की भाई आखिर ये है कौन लोग जो इतना
हिंदुस्तान के लोगों को परेशान करके इस तरह से धमका कर, डरा कर पैसा वसूल कर रहे हैं। हमने इन कंपनियों और इन लेंडिंग ऐप्स के शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाके देखा, ज़्यादातर में चाइनीज़ इन्वेस्टर्स निकले। तो ये चीन का पैसा इन ऐप्स में लगा था और वो लोग यहाँ पर लोगों को धमका कर, डरा कर, टॉर्चर करके, और कुछ लोगों ने तो आत्महत्याएँ की और उनसे पैसा वसूल कर रहे थे। उसके बाद हमने ये जब रखा, एक के बाद एक्शन हुए, आरबीआई एक्शन में आया, सरकार एक्शन में आई, कई बार पार्लियामेंट में मामला गूंजा और कई सारी इन ऐप्स को गूगल स्टोर से, प्ले स्टोर से, सब जगह से डिजिटल ऐप्स को ये हटाया गया। कई सारे विदेशी नागरिकों की गिरफ्तारियाँ हुई और बड़ा एक्शन हुआ। अब ये ऐसा वक्त है जब आरबीआई के सामने फिर से एक बड़ी समस्या है। आरबीआई इस वक्त पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड की स्पेंडिंग को लेकर, अनसिक्योर्ड लोन की ग्रोथ को लेकर बड़ा चिंतित है। कहीं फिर से 2020 वाली सिचुएशन वापस ना आए, फिर से ये छोटे छोटे कर्ज लेने वाले लोगों को इस तरह का बुरा माहौल देखना ना पड़े। इसके लिए अब एक नया कानून आया है और ये कानून है बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड लैंडिंग एक्ट। तो इस तरह की ये अनरेगुलेटेड लैंडिंग है, बिना लाइसेंस के गलत तरीक़ों से पैसा उधार देना, जबरन वसूली करना, धमकाना, टॉर्चर करना, इस पर यह कानून आ रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, 4 साल बाद फाइनली अब सरकार इस पर कानून लेकर आ रही है। अगर आपने गलत तरीके से उगाही की तो 10-10 साल की जेल हो सकती है। ये बढ़िया कानून है, एकदम सही वक्त पर, क्योंकि आगे समय मुश्किल है और पीछे भी कई सारे लोगों ने, अब भी ये हो रहा है। और ये जो रिकवरी एजेंट है, उन्होंने मतलब माइंड सेट ही ऐसे बना रखी है कि जब तक आप धमकाओगे नहीं तब तक आपके पैसे वापस नहीं आएंगे, जब तक टॉर्चर नहीं करोगे। सो ये एक वेलकम कानून है, बढ़िया एक्ट है जो आने वाला है और आई एम श्योर इससे छोटे इन्वेस्टर्स को, छोटे जो लोन लेने वाले लोग हैं उनको कम से कम इस बात को लेकर राहत मिलेगी कि उन्हें गलत तरीक़ों से परेशान, हैरान, जलील नहीं किया जाएगा और उनकी लोन देने में थोड़ी सी अगर आगे पीछे होती है, इसकी इज्जत नहीं निकाली जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप अनसिक्योर्ड लोन ले रहे हैं, पर्सनल लोन ले रहे हैं, तो उससे रिपेमेंट ना करें, डिले करें, ये आपकी जवाबदारी है। लेकिन गलत तरीके से टॉर्चर करना, मनमानी इंटरेस्ट रेट लगाना, अनाप शनाप पेनल्टी लगाना, उससे कहीं ज़्यादा गलत है। और इसलिए हम हमारे सारे उन दर्शकों के साथ खड़े हैं जिन्हें इस पूरे 4-5 साल के समय में इस तरह की समस्याएं हुई है और अब मैं उम्मीद करता हूं ये कानून आने के बाद उनको मजबूती मिलेगी और जी बिजनेस इस तरह के हर एक मुद्दे पर हमेशा आपकी आवाज़ बनकर आगे बढ़ेगा। और मुझे खुशी है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सरकार को इस तरह का कानून लाने के लिए। तो जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर बता रहे थे कि किस तरह से ये कानून एक प्रभावी कानून साबित हो सकता है, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस तरह के इलीगल लोन बांटने वालों पर शिकंजा कसने के लिए तमाम बार हमने इस पर मुहिम चलाई, आवाज़ उठाई, जिसका एक्शन भी देखने को मिला। और बहरहाल अब एक नया कानून शायद और बेहतर तरीके से इलीगल लोन बांटने वालों पर शिकंजा कसेगा, छोटे लोन लेने वालों पर उनको राहत मिलेगी। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक शानदार पैनल है। हमारे साथ हैं सुभाष चंद्र गर्ग, पूर्व वित्त सचिव हैं, सत्यम कुमार हैं, फाउंडर फेस के, फिनटेक एसोसिएशन ऑफ कंज्यूमर एम्पावरमेंट और सीईओ हैं लोन टैब के, आशुतोष श्रीवास्तव हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो बहुत स्वागत करेंगे आपका सुभाष सर, सत्यम सर और आशुतोष सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो सुभाष सर आपके पास ही आएंगे और सर आपसे समझना चाहेंगे कि ठीक है, नया कानून है, अच्छी बात है, इंस्टेंट लोन देने वालों पर जो फर्जी तरीके से लोन देते हैं, फर्जी तरीके से वसूली करते हैं, उन पर शिकंजा कसेगा। लेकिन प्रभावी कानून तो होगा ही होगा, लेकिन पहले से जो कानून है क्या वो कमज़ोर थे या कितने कमज़ोर थे कि नए कानून को लाने की ज़रूरत पड़ी? तो देखिए दीपक, ये समस्या तो बहुत गहरी है। पूरे देश में चाहे इंडिविजुअल्स को हो, चाहे परिवारों को हो या छोटे बिजनेसेस को हो, इनको फॉर्मल सिस्टम से, बैंकिंग सिस्टम से, नॉन बैंकिंग सिस्टम से, रेगुलेटेड सिस्टम से लोन्स नहीं मिल पाते हैं, उनकी ज़रूरत पूरी नहीं होती और वो मनी लेंडर्स या अनऑथराइज्ड अनरेगुलेटेड लेंडर्स के पास जाके बहुत कर्जा लेते हैं। ये समस्या बहुत गहरी है, ऐसा नहीं है कि कोई 1-2% ही लोग लेते होंगे, बहुत ज़्यादा। कई सर्वेज हैं जिसमें इवन एमएसएमईज़ के बारे में बताया गया कि 80% से ज़्यादा एमएसएमईज़ जो हैं, चाहे हमारे ठेले वाले हों चाहे और वेंडर्स हों, वो लोन अनऑथराइज सिस्टम से, मनी लेंडर से लेते हैं। तो समस्या तो बहुत गहरी है।
और ऐसा भी बहुत होता है कि कई बार दे नहीं पाते, कई बार जबरदस्ती, क्योंकि इंटरेस्ट रेट वगैरह भी बहुत ज़्यादा ये लोग चार्ज करते हैं, तो उसके कारण से ऐसे केसेस भी बहुत होते हैं जिसमें ऐसे साधनों का उपयोग किया जाता है उसको लोन वसूली के लिए। तो ये समस्या तो गहरी है, लेकिन समाधान जिस पे आपका सवाल है कि अगर हम एक ये एक्ट ले आते हैं, अभी तो इस एक्ट को का ड्राफ्ट बना के इस पे कमेंट्स के लिए राज्यों को भेजा गया है और सभी संबंधित लोगों को भेजा गया है, फरवरी तक का समय दिया है, उसके बाद आएगा, फिर उसके बाद पता नहीं कब कानून बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन एक बार मान के चलिए कानून बन भी जाए तो ये कानून अगर आप देखें तो ये 2019 में एक कानून बना था देश में, जो डिपॉजिट्स, अनरेगुलेटेड डिपॉजिट्स को कंट्रोल करने के लिए बनाया। जी। ये कानून लगभग उसी भाषा को इस्तेमाल करता है, उसी स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करता है जो डिपॉजिट्स के कानून को के लेके बनाया था, क्योंकि डिपॉजिट्स की भी समस्या बहुत ज़्यादा देश में, छोटे छोटे लोगों से डिपॉजिट लेके और वो डिपॉजिट्स गायब हो जाती है, फिर नहीं मिलते हैं। तो इसकी इफेक्टिवनेस को देखने के लिए अगर एक पैमाना अगर आप इस्तेमाल करना चाहें जी। तो वो ये कर सकते हैं कि 2019 के अनरेगुलेटेड डिपॉजिट एक्ट में क्या हुआ। मैंने कोशिश की कि ये डेटा मुझे मिले कि अनरेगुलेटेड डिपॉजिट्स एक्ट में कोई केस हुए देश में या नहीं हुए, कितने लोगों को उसमें रिलीफ मिली, वो डेटा ही नहीं अवेलेबल है। उसके बारे में जो एनेक्डोटल एविडेंस है वो ये है कि उस एक्ट में कुछ भी हासिल नहीं। ओके। इसी तरह से अगर ये एक्ट बन जाता है, क्योंकि इसकी जो धारणा है, उसका स्ट्रक्चर है कि भाई आपने कह दिया कि आज से अनरेगुलेटेड एंटिटीज जो हैं वो लोन नहीं देंगे और वो बैन किया जाता है और इलीगल है, अगर कोई देता है पकड़ा जाता है तो उसको सजा मिलेगी। ठीक। अब लाखों लोग जो आज के दिन दे रहे हैं, क्या आप वो पकड़ सकते हैं? कौन कौन कंप्लेंट करेगा? आपके पास कौन आएगा? उसके बाद क्या कार्रवाई होगी? और उसको अब आप उधार में कोई चीज दुकान पे जाके भी खरीद लेते हैं, वो भी लोन है। लोन क्या है, लेंडिंग क्या है? तो मुझे जो लगता है कि प्रैक्टिकल इसका उपयोग जितनी हम संभावना और जितनी हम आशा कर रहे हैं उस तरह का नहीं है। बिल्कुल। आशुतोष जी, आपसे मेरा इस पर सवाल ये बनेगा कि कानून पहले भी था, नया कानून आएगा, शायद वो और बेहतर होगा, लेकिन दिक्कत कहाँ है? दिक्कत कानून में है या कानून के पालन होने में? जैसा कि अभी सुभाष सर कह रहे थे कि प्रयास बहुत हुए हैं, लेकिन शायद वो धरातल पर उस तरह का रिस्पॉन्स हमें दिख नहीं पाता है। जी, देखिए, जो उन्होंने बताया अभी, डिपॉजिटर्स स्कीम से रिलेटेड जो एक्ट जो बने, तो ये देखिए, ये अलग अलग स्टेट ने अपने अपने लॉज बनाए हैं। अब जैसे महाराष्ट्र में एमपीआईडी है, तो अगर मैं उस समय की बात करूं तो जो डिपॉजिट्स जो कंपनियां ले रही थी कि हाँ आप इतना पैसा दीजिए, हम इसके ऊपर आपको इतना इंटरेस्ट देंगे, डिपॉजिट आप हमारे को दीजिए, हम आपको इंटरेस्ट देंगे, तो और वो जब नहीं दे पाए तो ऐसे बहुत सारे एफआईआर हुए हैं और बहुत सारी कंपनीज के जो डायरेक्टर्स हैं वो अरेस्ट भी हुए, इस पे कार्रवाई हुई, और साथ में जो प्रॉपर्टीज थी, जो भी कंपनी ने खरीदा था, उसको एक लिक्विडेशन प्रोसेस में भी भेजा गया एनसीएलटी द्वारा कि जो डिपॉजिटर्स हैं उनके पैसे को जो है लिक्विडेशन के तहत जो है उनको पैसा दिया जा सके। अब रहा बात, अभी जो हम बात कर रहे हैं इसी तरीके से वो लोन की बात कर रहे हैं, जो अनरेगुलेटेड जो एंटिटीज हैं जिनको आरबीआई का कोई परमिशन नहीं है लोन देने का, और ये जो है लोन देते हैं कुछ लोगों को जो जिनके पास प्रॉपर पेपर नहीं होते, या जिनको जो रेगुलेटेड बैंक्स हैं वहां से लोन नहीं मिल पाता, या उनका इनकम सफिशिएंट नहीं होता है, या उनके पेपर्स प्रॉपर नहीं होते हैं, तो ऐसे लोगों को ये टारगेट करती जो कंपनियां हैं और उनसे पैसे उनको जो है लोन देती हैं, और उसके ऊपर जो है वो दुगना तिगुना इंटरेस्ट चार्ज करती हैं। जब वो नहीं पे कर पाते हैं तो उनके साथ वो बिल्कुल अनलॉफुल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती है, उनको बहुत फिल्दी लैंग्वेज में फोन किया जाता है, उनके घर पे जाकर के तमाशे किए जाते हैं, बदतमीजी की जाती है, तो ये बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा बढ़ चुका था। अब जहां तक कानून का सवाल है, तो हमारे पास जो पेनलाइज करने के लिए जो कानून है वो आज की डेट में जैसे बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता, तो इसके अंदर एक प्रॉपर आप डिफाइन नहीं कर सकते, उसमें बहुत सारे डेफिनेशन दिए गए हैं। जो अभी जो प्रपोज्ड जो ड्राफ्ट आया है जो नए एक्ट का, उसमें हर चीज को डिफाइन किया गया है कि लेंडिंग क्या होगा और अनरेगुलेटेड लेंडिंग क्या होगा, एंटिटी क्या होगी, जो लोन देने वाली जो कंपनी है
वो किस धारा से जो है पनिशमेंट उनको होगा, क्या होगा, तो इस पे बहुत सारा क्लैरिटी दिया गया है जो जनरल लॉ में वो इतना ज्यादा स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक। और जिस वजह से इस तरीके की कंपनियों को जो है काफी हद तक जो है कानूनी छूट मिल जाती थी या वो बच जाते थे। जी। और इस वजह से अब जैसे अगर ये हम बूडा की बात करें तो इसमें जो है मतलब बैनिंग ऑफ जो अनरेगुलेटेड लेंडिंग एक्टिविटीज एक्ट जो जी। प्रपोज्ड है, जो जिसमें हम जानते हैं कि ठीक। जो एक वर्किंग कमेटी बनाई गई थी सरकार द्वारा, जिसने एक जो है 21 नवंबर 2021 को एक ठीक है। रिपोर्ट दिया और उन्होंने कहा कि इस पे स्पेसिफिक एक्ट बनना चाहिए। और ये एक्ट तो उसी सर तहत बनना जो चाहिए, है- ठीक है, माफ जी, कीजिए मैं आपको जी। बीच में रोक रहा हूँ। एक्ट बनना चाहिए, पहले भी कानून थे, नए कानून भी बन रहे हैं, लेकिन समस्या है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है कानून बनने की, लागू होने की, इतनी देर में तो न जाने लाखों लोग, करोड़ों लोग लूट लिए जाते हैं और न जाने कितने लोग अपनी जान दे देते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है कि हम पीछे पीछे चलते हैं और अपराधी आगे आगे चलते हैं। सत्यम जी, आपके पास आना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात कि ये कितनी बड़ी समस्या है देश में जो इलीगल ऐप बांटने वालों, इलीगल लोन बांटने वालों की है। क्या सबसे बड़ी चिंता डाटा लीकेज नहीं है? क्योंकि कैसे इन फ्रॉड करने वालों तक या तमाम कंपनियों तक डेटा तो पहुंच जाता है, बाकी इलीगल एक्टिविटी तो बाद में शुरू होती है। डेटा सिक्योरिटी पर अधिक फोकस करने की जरूरत है। अब समस्या यह है कि जिन लोगों को फंसाना है उसका डेटा फंसाने वालों के पास है, लेकिन जो लोग फंसा रहे हैं उसका डेटा किसी के पास नहीं है। तो ये क्या भारी चिंता नहीं है? नमस्कार दीपक जी, सबसे पहले नमस्कार तो मैं जी बिजनेस को कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा, Thank you, आपको और पूरे की पूरी टीम को, जिन्होंने ये मुहिम को लगातार 4 साल से जारी रही है, जिसका कि रिजल्ट है कि पार्लियामेंट तक या डिस्कशन कमेटी तक जो है ये ड्राफ्ट बिल आरबीआई ने भेज दिया है और जिसको लेकर के अलग अलग Thank you, sir. सरकारों में मंत्रणा शुरू हो गई है। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। कमिंग बैक जो हम बात कर रहे हैं, हम हमेशा ये क्यों बात कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन के लेवल पे ब्लेम नहीं है सर, ठीक है। मैं हमेशा से इस पिछले 4 साल से कई बार एक कुछ उंगलियां उन तरफ भी उठाना चाहता हूं कि अगर आप देखेंगे तो जितने भी फार्मर सुसाइड हैं, ठीक है, जो कि एक सबसे बड़ा कारण है एक अर्ली स्टेज इनकम जनरेटिंग इकोसिस्टम में डिस्ट्रेस का, जितने भी फार्मर सुसाइड्स हैं वो सारे लोन रिलेटेड हैं और वो सारे लोन एक्चुअली ऐप या कंपनी के द्वारा नहीं की गई हैं। अक्सर वो सारी लोन जो है इंडिविजुअल पीयर टू पीयर लेंडिंग है, जो कि एक लोकल इकोसिस्टम में लेंडिंग है। टेक्निकली वो जो है एक मनी लेंडर एक्ट में, जो कि स्टेट सब्जेक्ट है, उसमें कवर होना चाहिए था, लेकिन हर एक पूरी की पूरी एक्टिविटी जो है वो अनकवर्ड, अनरेगुलेटेड चलती रहती है और वो अलग अलग डिजाइन में चलते रहती है। रेगुलेशन का जो सबसे बड़ा फायदा होता है कि आप एक दायरा निश्चित करना शुरू करते हैं कि ये दायरा जो है ये डिफाइंड है, उसके बाद फिर आप उसमें फिगर आउट करते हैं कि इसमें क्या अच्छा है क्या गलत है और आप उसको आइट्रेट करके उसको ठीक करते हैं। यही हुआ है डिजिटल लेंडिंग में भी पिछले 2.5-3 सालों से, जब से इसमें रेगुलेशन आना शुरू हुआ है। एक एक करके सारे के सारे दायरे डिफाइन कर दिए गए हैं, इंक्लूडिंग प्राइसिंग को भी एक तरह से मोटा मोटी तौर पर बता दिया गया है कि आप इस तरह से प्राइसिंग करेंगे, इस तरह से प्राइसिंग नहीं करेंगे। सो रेगुलेशन का आना और उसकी जरूरत बहुत ही मतलब बहुत ही अर्जेंट में थी। और इसकी वजह से क्या होता है कि इसको क्रिमिनल एक्ट में लाने से कि लोकल पुलिस प्रशासन जो है इस पे इंगेज हो पाएगी। राइट नाउ उनको पता नहीं होता था कि इसको हैंडल कैसा करना है, इसको हैरेसमेंट का केस हैंडल करना है या इसको फाइनेंशियल केस हैंडल करना है या इस पे मतलब हमारी एक्टिविटी क्या होगी। तो पूरा का पूरा लोकल प्रशासन जो है इसको लेकर के एक कंफ्यूजन जोन में चलते रहते थे। अब सारी क्लैरिटी जो है, जो डिपॉजिट टेकिंग में आशुतोष जी ने पहले बताया कि डिपॉजिट टेकिंग की जो क्लैरिटी की वजह से एमएलएम की रोज कंपनियां नहीं आती हैं, उस समय रोज कंपनियां आती थी एमएलएम की। करेक्ट। तो अभी आपको एमएलएम की कंपनियां आनी बंद हो गई हैं, छोटे छोटे लेवल पे कहीं कहीं प्रोलिफरेट होता है, बट वो कभी सिस्टमेटिक लेवल पे वो इश्यू नहीं होती है उसकी। ठीक है, तो एक कंपनी के लेवल पे एक होता है एक्शन और दूसरा होता है कि ये पूरा का पूरा जो आपका जो एक छोटा छोटा जो जहां तहां चलते रहता है, चिट फंड, नोन अननोन, या ये जो लोग गुल्लक बनाते रहते हैं 10 लोग 20 लोग मिला करके, ये सारी की सारी एक्टिविटी एक तरह से इस दायरे में आ जाएगी। तो बेसिकली अगर आपको इंटरेस्ट इनकम आपको बनाना है, और इंटरेस्ट इनकम सर इनकम टैक्स रिपोर्ट में दिखती है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखती है। अगर जहां पे इंडिविजुअल लेंडिंग या तो कॉर्पोरेट कर रही है या कोई कर
रही है। और अब आईटीआर को लेकर के जिस तरह से मतलब जितना डेटा अवेलेबल है फॉर कंपनीज टू बी एक्शनड अपॉन, बिल्कुल, वो डेटा पहले कभी एक्सेसिबल नहीं थी। ठीक है। यानी अब सरकार काम जरूर कर रही है, लेकिन समस्या ये है कि थोड़ा सा धीरे कर रही है, रफ्तार थोड़ी सी धीरे है, जो रफ्तार बढ़ाने की जरूरत है। आपने भी जितनी बातें कही उसमें जो सार निकल कर यह आ रहा है कि जो फ्रॉड करने वाले हैं, इलीगल लोन बांटने वाले हैं, वो आगे आगे चल रहे हैं और सरकार पीछे पीछे चल रही है, जबकि सरकार को आगे चलने की जरूरत है। बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और जल्द हाजिर होंगे, इस पर और चर्चा आगे करेंगे, लेकिन बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका आपकी खबर आपकी फायदा में, और लौटते हैं अपने मेहमानों के पास और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि किस तरह से ये जो इलीगल लोन देने वाले लोग हैं इन पर लगाम कसेगी। नया ड्राफ्ट, नया कानून आ रहा है, वो किस तरह से लगाम लगाने की कोशिश करेगा। सुभाष सर आपके पास आएंगे, बहुत ही शॉर्ट में आंसर चाहेंगे 30 सेकंड में, कि सबसे बड़ी समस्या तो छोटे लोन की है, 2000, 5000, 10,000 के लोन की। तो क्या अगर सरकारी बैंक या प्राइवेट बैंक इस तरह से कोई इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं कि लोगों को इतने छोटे लोन भी मिल सके, तो इस समस्या का समाधान निकल सकता है? और क्या इतना मैकेनिज्म है बैंकों के पास या प्राइवेट बैंकों के पास कि ये प्रयास किया जा सके? ये बैंक्स और जो रेगुलेटेड एंटिटीज हैं, ये कभी भी इतने छोटे लोन्स नहीं दे पाएंगे। हमारी जो समस्या है उसका मूल आधार ये है कि हम एक बहुत बड़े वर्ग को इस लैंडिंग बिजनेस से बाहर निकाल देते हैं। हमने मनी लेंडर एक्ट बनाया जिसमें लाइसेंस की प्रक्रिया इतनी है कि बहुत कम लोग लाइसेंस ले पाते हैं जी। कोई, और एनबीएफसी बना के आरबीआई लाइसेंस बहुत कम लोगों को देती है। तो कुल मिला के सारा का सारा जो लैंडिंग बिजनेस है, छोटा लैंडिंग बिजनेस, वो कानूनी दायरे के बाहर है और इसीलिए वो इलीगल भी ज्यादा बनता है। अगर हमें वास्तव में कोई सोल्यूशन चाहिए तो हमें इनको कोऑप्ट करके, ठीक है, इनको सिस्टम को लाके इनको अंदर लाना और इनको कानूनी रूप से लोन देने के लिए लायक बनाना, तभी हम सोल्यूशन पा सकेंगे। इस तरह से हम सोल्यूशन नहीं पा सकते। बिल्कुल, यानी ये प्रयास हो कि ये जो इलीगल तरीके से काम कर रहे हैं ये लीगल तरीके से करने लगे, लेकिन ये जो वसूली है और इन सब चीज़ों को इन पर लगाम लगे और इनको किसी तरह से सिस्टम में लाया जाए। ये आपकी राय है। आपसे मेरा सवाल होगा आशुतोष जी, बहुत ही शॉर्ट में आंसर चाहूँगा कि क्या सारी जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय की है? क्योंकि हम इस तरह के जो इलीगल लोन है इनका बाकायदा इश्तेहार देखते हैं, तमाम जिम्मेदार वेबसाइट पर इनके ऐड देखते हैं, होर्डिंग्स लगे होते हैं, रेलवे में हम इनके ऐड देखते हैं। तो क्या लोकल अथॉरिटीज़, रेलवे या विज्ञापन देने वाली कंपनियां, इन पर थोड़ा सा फिल्टर लगाया जाए, इन पर थोड़ा शिकंजा कसा जाए, तो इस तरह के लोन ऐप लोगों को घेर ही नहीं पाएंगे? जी 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 बिल्कुल। अभी जैसे सत्यम जी ने भी इस बात को कहा कि क्या होता है कि जब कोई कंप्लेंट लेकर के जाता है अथॉरिटी के पास जी, तो अथॉरिटी को ये देखना होता है कि उस किस कानून के तहत एक्शन लेगी। अब अगर कोई इस तरह से लेकर के जाए कि इसमें ये इश्तेहार निकला है और ये ऐसा है, इसके ऊपर आप कार्रवाई कीजिए, तो या तो वो सिविल नेचर का उसको समझ के चलेंगे कि ये सिविल नेचर का इशू है तो आप हमारे पास मत आइए, आप इसको जो है कोर्ट में लेके जाइए, या आप कोई दूसरे आरबीआई में जाइए, वहां से आप जो है इसको नोटिफिकेशन करवाइए, ऑर्डर करवाइए, जो करवाना है करवाइए। लेकिन जब कानून में जब क्लैरिटी रहेगी कि यहाँ पे पेनल चार्जेस भी लगाए जा सकते हैं, ऐसा करने पे पनिशमेंट प्रेस्क्राइब्ड है, तो जो है इसमें एफआईआर हो सकता है, इसमें कार्रवाई की जा सकती है। ठीक बात है। कानून में क्लैरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नया कानून जो आ रहा है उस पर ड्राफ्ट है, 13 फरवरी तक जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे इस पर सुझाव मांगे गए। जाहिर तौर पर यह कानून पुराने कानून से तो बेहतर होगा ही। एक अंतिम सवाल सत्यम जी आपसे लेना चाहेंगे कि ठीक है, जो देश में बैठे इलीगल लोन वाले लोग हैं उनको तो काबू में किया जा सकता है, लेकिन जो विदेश में बैठे इस तरह का संचालन कर रहे हैं उन पर कैसे लगाम लगेगी? शॉर्ट में आंसर चाहेंगे सर। दोनों। एक तो मैं बता रहा हूँ कि छोटे लोन करने के लिए सरकार ने यूपीआई ऑन क्रेडिट ऑन यूपीआई इनेबल किया है, जो कि एक गेम चेंजर है। पिछले साल ही इनेबल किया गया है। थोड़ा टाइम लगेगा बट इट विल सॉल्व फॉर द इकोसिस्टम। दूसरा जो आपने बोला कि जो विदेश में बैठे हुए हैं वो कैसे होंगे, ये पूरा का पूरा जो मनी ट्रांसफर जो मैकेनिज्म है उसी को करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरे मास्क्ड आईपी से होते हैं।
लेयर्ड स्ट्रक्चर में होते हैं और इसको करने का जो है ये डिजिटल मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशन से होगी। इसमें मुझे नहीं लगता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री या होम मिनिस्ट्री का बियॉन्ड अ पॉइंट इसमें कुछ ज्यादा स्कोप है इसको इम्प्लीमेंट करना। इट्स ऑल अबाउट डिजिटल ट्रेसिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग। ठीक है, यानी 100 बात की एक बात यह है कि जाहिर तौर पर ये जो नया कानून है ये बेहतर हो सकता है पुराने कानून के मुकाबले, लेकिन जो समस्या है वो समस्या बहुत बड़ी है। इसलिए बहुत बड़ी है क्योंकि जो पूरे देश में हम जिस तरह के आंकड़े देख रहे हैं, जिस तरह की शिकायतें देख रहे हैं कि लोन लेकर लोन देना समस्या नहीं, लोन वसूली करने की ज़्यादा बड़ी समस्या है, जिससे लोगों को आत्महत्या तक करनी पड़ जाती है। तो जाहिर तौर पर नए ड्राफ्ट में काफ़ी अच्छे नियम हैं और वो पालन हो और बस सरकार आगे आगे चले, जिसका हम बार बार उम्मीद करते हैं कि अपराधी आगे ना चलें, फ्रॉड करने वाले आगे ना चलें, आगे सरकार चले और इन पर लगाम लगाए। प्रयास यही होना चाहिए। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका सुभाष सर, सत्यम सर और आशुतोष सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर विस्तार से हमारे दर्शकों को राय देने के लिए। ये हमारी पहल थी, हमारी मुहिम थी, लगातार जारी रहेगी इस तरह के इलीगल लोन बांटने वालों पर और किसी तरह से भी जालसाजी करने वाले लोगों पर। आज के शो में फिलहाल इतना ही। वक्त है एक ब्रेक का। आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ।